चलो अब डी ब्लॉक की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज या उत्प्रेरकीय गुण। इतना तो सब जानते हो नहीं उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालाइटिक या कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन की रेट को या दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है क्यों है, ये उत्प्रेरकीय गुण या कैटलिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, ये कैटलिस्ट पर बिहेव करते ही क्यों है, इसका एक रीजन है, क्योंकि इनके पास n-1 d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं भाई, डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, तो जिससे भी रिएक्ट करते हैं तो आराम से रिएक्शन हो जाती है इनके पास, क्योंकि इनके पास क्या है, खाली ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, रीजन पूछ तो क्या बोलोगे, क्योंकि इनके पास n-1 d ऑर्बिटल होते हैं जो खाली होते हैं, तो आसानी से ये रिएक्शन में कैटलिक तरह क्या करते हैं, बिहेव कर लेते हैं। अब देखो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो देखो अपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, उनमें से देखो पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, हैबर प्रोसेस की बात करते हैं। हैबर प्रोसेस, हैबर विधि की बात कर लेते हैं। देखो हैबर विधि क्या होती है, देखो हैबर विधि में क्या होता है, हम लेते हैं N2 + 3H2 और यहां हम लेते हैं मॉलिब्डेनम या लेते हैं हम टंगस्टन, है ना। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिक या कैटलिस्ट की तरह या उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। होता है क्या है, क्या बन जाती है, अमोनिया गैस। समझ में आ गई यहां तक बात, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी देखो, मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लिया मैंने H2 को ऐड करने, तो इसके लिए या तो मैं निकल की सरफेस लेता हूँ या PD की या PD की। ये यहाँ किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह या उत्प्रेरक की तरह। होता है क्या है, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो क्या बन जाएगा CH2 CH2H और ये क्या बन जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात, चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो आगे एग्जांपल देखो, इसी तरह मैं ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। ठीक है, इसके मैंने कई मोल ले रखे हैं, हजारों मोल ले रखे हैं। देखो एथीन से हम बनाएंगे पॉलीथीन, तो किसकी प्रेजेंस लेते हैं, TiCl4। देखो यहाँ पे टाइटेनियम किससे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह या उत्प्रेरक की तरह। तो होता है क्या है, एक वैलेंस इधर फ्री जाती है और एक वैलेंस इधर, तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ जाते हैं। यही मॉलिक्यूल क्या है, देखो n मॉलिक्यूल ले रखे हैं, 100 200 कितने भी ले सकते हैं, तो आपस में सब क्या करते हैं, चेन से जुड़ते हैं, पॉलीमर बोलते हैं इसको। कैसे बनता है, पॉलीमर का पूरा चैप्टर है, उसमें हम लोग आराम से समझ जाएंगे। तो देखो ये कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, और भी कोई एग्जांपल हो तो आप उसको याद रख लेना। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं, मिटा दूं इसको मैं, चलो देखो अब बात करते हैं कलर की, ये खत्म हो चुका है, अब बात करते हैं हम कलर की या रंग की, कि भाई कोई कंपाउंड या फिर ये डी एलिमेंट्स होते हैं या फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है या 3D एलिमेंट्स है, ये कलरफुल क्यों होते हैं। देखो किसी भी का कलर होना डिपेंड करता है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे सबसे पहली बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही क्या हुआ, कलरफुल कंपाउंड होता है। दूसरा देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक और रीजन है। क्या रीजन है, आप सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है, अगर आपको उसमें पता हो तो डी में कितने ऑर्बिटल बनाए थे आप लोगों ने, 5 बनाए थे। ठीक है, उसको आपने इस तरीके से तोड़ दिया था, किसमें तोड़ा था, नीचे कितने गए थे, 3, क्या बोला था उसको तुमने, T2G, ऊपर कितने गए थे, 2, इसको तुमने क्या बोला था, Eg। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, रेड पेन से कर लेता हूं मैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके बीच का देखो ये गैप होता है, कितना होता है ये 10 ठीक है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन T2G से कहां चला जाए, Eg में, या Eg का इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, T2G में, तो ये जो संक्रमण या ट्रांजिशन होता है
इसके कारण भी ये कंपाउंड क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो देखो मैंने आपको ये कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो पहला क्या बोलोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण, और दूसरा क्या बोलोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, संक्रमण, ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, T2G से Eg, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, ठीक है, कहां से कहां होता है, T2G से Eg, ठीक है, या Eg से T2G में, आप कुछ भी इसके बारे में बोल सकते हो। समझ में आ गई यहां तक बात। देखो जी मैं अभी कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार जैसे वीडियो का एंड होगा अब तक आपके जितने भी नोट्स है मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी लिखने की प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आ गई बात। बस आप टॉपिक को समझ लो, चाहे तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल बुक में ऐसा लिखा जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो आप नोट्स से लिख लेना, ठीक है, और बुक को एक बार पढ़ लेना। और अगर कोई बुक से नहीं पढ़ना चाहता कोई बात नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझिए, ठीक है, और बिल्कुल नोट्स बनाइए, मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा या फिर इसी वीडियो के रेगुलर क्रम में दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो मैंने जो डी ब्लॉक का सेकंड डाला था, लाइव क्लास का डाला था मैंने, तो थोड़ा उसकी क्वालिटी सही नहीं आई थी, कोई बात नहीं, आपसे हर एक वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक आएगी। चलो जी हो गया सबका, चलो मैं हटा देता हूँ इसको। तो ध्यान रखना ये कलर क्यों देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा बड़ा रीजन क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, T2G से Eg या Eg से T2G, इसलिए क्या देते हैं, ये कलर शो करते हैं, ठीक है जी। चलो जी हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अंतराकाशी यौगिक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो क्या मतलब हुआ, ठीक। देखो आप लोग अभी भी एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे सॉलिड स्टेट, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो उसमें अगर पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड सुना होगा अंतराकाशीय इंटरस्टिशियल क्या होता है। मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो जो मेटल्स होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है, इस तरीके से, किसी भी सॉलिड की इस तरीके से पैकिंग होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। देखो ये जो आपको वॉइड दिखाई दे रहा है, ये छिद्र दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान, ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड। तो देखो अगर मैं मान लो इस सॉलिड के ऊपर अगर चोट करता हूं, ठीक है, अगर इसको मैं मारता हूं हथौड़े से तो ये टूट जाता है बहुत इजीली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बीच में क्या है, गैप है। लेकिन देखो होता है क्या है, इन वॉइड्स में हम लोग, देखो ये वॉइड्स कैसे हैं, छोटे हैं, तो हम कुछ छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ETC वगैरह को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो एक बात बताओ, इन सबको जो तुम इसके अंदर ऐड कर दोगे तो जो ये कंपाउंड बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय यौगिक या इंटरस्टिशियल यौगिक। क्या बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, बहुत बड़ा फायदा है। देखो पहले क्या था, स्पेस था, है ना, अब इसने क्या किया, स्पेस को भर दिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके, इससे ये क्या हो गया, हार्ड हो गया, कठोर हो गया। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना इनको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय यौगिक। ऐसे सिंपल बोल सकते हो, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में इनके वॉइड्स में कौन आते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो जो पैकिंग बनती है वो क्या कहलाती है, अंतराकाशीय यौगिक कहलाती है। समझ में आ गई बात। ऐसी स्ट्रक्चर आपने सॉलिड स्टेट में जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। चलो हम अब आगे बात करते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो सिर्फ समझा रहा हूं, नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो हो गए यहां तक सभी का। चलो आगे बात करते हैं मिश्र धातु। जो अगला पॉइंट है वो है मिश्र धातु का है वो अगला पॉइंट। चलो नेक्स्ट जो है वो है मिश्र धातु। एलॉय
फॉर्मेशन की बात, एलॉय फॉर्मेशन क्या मतलब हुआ? देखो होता है क्या है, मिश्र धातु का मतलब ये होता है, एलॉय फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मान लो ये कोई दो मेटल है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक नया मेटल बना देंगे। जैसे हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में क्या होता है, वेनेडियम, मैग्नीज, टंगस्टन वगैरह मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील या स्टील बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसा करते क्यों है? तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, एप्रोक्स सेम, इनका आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। देखो पढ़ने का बहुत सही तरीका है, सबसे पहले रफ कॉपी लेके बैठा करो, मैं जैसे शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं वैसे शॉर्ट में पढ़ लो, ठीक है। फिर जब फेयर क्या करूंगा, मैं नोट्स दे दूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे क्या किया करो, नोट्स बना लिया करो या बुक की हेल्प ले लिया करो। समझ में आई बात? तो देखो एक्चुअल में ये एलॉय या मिश्र धातु बनाते क्यों है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आसानी से कोई एक मेटल दूसरी मेटल के साथ जुड़ के क्या बना देती है, कोई तीसरी मेटल बना देती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए स्टील की बात कर लो या स्टेनलेस स्टील की बात कर लो, जैसे वेनेडियम हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीज हुआ, है ना, ये सब आपस में मिल जाए तो क्या बना लेते हैं, स्टील वगैरह की फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ये ऐसा क्यों करते हैं, देखो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी ब्लॉक की काफी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी है ना, सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो गई है। एक थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैं आपको वापस से समझा देता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही पढ़ाया था, वापस एक बार मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखो चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है भाई, जिसके अंदर क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी तरह क्या करते हैं, चुंबकीय गुण की तरह। ठीक है, उनमें चुंबक तो आ जाता है। कुल मिला के क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे हम इस चुंबकीय गुण को तीन तरीके से पढ़े जा सकते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रतिचुंबकीय। इसको मैं बोलता हूं अनुचुंबकीय। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब उसके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे है एक और है फेरो मैग्नेटिज्म। ये सब आप सॉलिड स्टेट में वापस से पढ़ोगे, है ना, लोहा चुंबकीय जिसे बोलते हैं। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये होता है जो मैग्नेटिज्म डू नॉट शो, चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करते, चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। ये दोनों चुंबकत्व क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? इनमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो सर चलो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो, देखो होता क्या है, अगर मान लो मैंने कोई मैग्नेट लगाया, अगर तुम इस वाले एलिमेंट को रखोगे ना यहाँ पे, तो इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस NS को। मतलब एक चुंबकीय है, इसमें कोई भी ऐसी मेटल जो कैसी बिहेव करती हो, डायमैग्नेटिक नेचर शो करती हो, अगर उसको बीच में रख दूं तो इसे क्या फील करेगा, ये रिपेल फील करेगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा इसमें।
देखो क्या मतलब है, समझो ध्यान से। मान लो मैंने कोई टुकड़ा रखा है ना, तो तुम जैसे इसको रखोगे ना, प्रति चुंबकीय कैसा होता है, चुंबक तो प्रदर्शित नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, वो इस फील्ड से क्या करेगा, दूर जाएगा, इसके फील्ड से क्या जाएगा, ये दूर जाएगा, रिपल्शन होने लगेगा यहाँ पे, रिपल्शन हो, ध्यान क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपल्शन होने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर की बात करिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पे एक मैं NH कर लूँ और यही अगर कोई मेटल का टुकड़ा रखूँ, तो ये इस जो मैंने लगाया ये NH जो चुंबक लगाया, जो मैंने बाहर से जो क्षेत्र लगाया है, ठीक है, जो मैंने एक्सटर्नल जो मैंने लगाया इसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ बाह्य क्षेत्र अगर मैं हटा दूं, क्या करूं मैं, बाह्य क्षेत्र हटा दूं, तो ये चुंबक तो शो नहीं करते हैं। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड हटा देते हो तो ये चुंबक तो प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन इनको आप एक्सटर्नल फील्ड में रखो या ना रखो, ये हमेशा क्या करेंगे, चुंबक तो दिखाते हैं। समझ में आ गई बात। देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो दोनों में डिफरेंस वापस समझ लो। पहले हम बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म की। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय हो गया ये, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, मान लो मैंने कोई फील्ड लगाया NS, ये कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, बाह्य क्षेत्र है। ठीक है, बीच में एक टुकड़ा रख दिया। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि देखो दोनों मीडियम को साथ जब पढ़ाते हैं तो मुझे दोनों वर्डिंग यूज करनी पड़ती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, है ना। मैं दोनों वर्डिंग में बोल देता हूँ वैसे तो, फिर भी आप ध्यान रखें थोड़ा सा। देखो मान लो मैंने कोई एक मेटल रख दी, अब ये मेटल कैसी है, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिज्म। तो बताओ जैसे यहाँ पे रखेंगे, इस एक्सटर्नल फील्ड से क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, क्या होगी, प्रतिकर्षण शो होगा इसके अंदर, है दूर जाएगी, इससे ये दूर भागने लग जाएगी। लेकिन मान लो आपने पैरामैग्नेटिज्म ले लिया, कोई ऐसा मेटल ले लो जो क्या शो करती हो, अणु चुंबकीय। तो जब मैं इसको NS में रखूंगा, इसके टुकड़े को, तो इसकी तरफ क्या होगी, ये सारी अट्रैक्ट होगी, इस फील्ड की क्या होगी, सारी अट्रैक्ट होगी। लेकिन देखो जैसे ही मैं ये फील्ड हटा देता हूं ना, ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन जो लास्ट था फेरोमैग्नेटिज्म, चाहे उसमें फील्ड लगाओ या ना लगाओ, कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, वो हमेशा क्या करेंगे, चुंबकत्व देते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं नोट्स दूंगा, आप नोट से पढ़ लेना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ लेना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन, ठीक है। देखो लैंथेनॉइड संकुचन वगैरह क्या चीज है, बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, देखो क्या मतलब हो, मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से चीज को समझना। आप एक बार जानते हो 3D सीरीज, 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। ठीक है, यहाँ क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट्रियम, जिरकोनियम और ये डेस्टेस। और यहाँ पर है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम। एक एक और लिख लेता हूँ, वेनेडियम, नायोडियम और डिविडियम। यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है, तो हम यहीं तक बात करते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलो पढ़ लेते हैं, चलो दोनों पढ़ लेते हैं, आप मैं नहीं पढ़ना। देखो आप एक बार जानते हो ये कितना होता है 57, और सीधा कितना आ जाता है ये 72। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट क्या है, गायब है। कौन कौन से गायब है बताओ मुझे, 58 से लेके 71 तक, मतलब सीरियम से लेके लुटेशियम। इतना तो सब जानते ही हो, ये मैंने बड़ा रखा था। देखो एक बात आप जानती हो कि पीरियड टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है, लेकिन अप टू डाउन आते तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो बताओ जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा, क्या बोला मैंने, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो साइज क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। और देखो बढ़ती भी, अगर स्क्रीनिंग की साइज इतनी है ना तो इसकी इतनी होगी और इसकी इतनी होगी। तो देख लो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इधर भी तो वही होना चाहिए था कि अगर टाइटेनियम की साइज इतनी है तो जिरकोनियम की इतनी होनी चाहिए थी और हाफनियम की इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो क्या जाता है, यहां पर इसकी साइज सेम हो जाती है। मतलब यहां जिरकोनियम, नाइबियम और टेंटेलम आगे भी इनकी साइज क्या हो जाती है, साइज अप्रॉक्स सेम हो जाती है, लगभग आकार बराबर। वापस सुन लेना, देखो जब हम 3D से 4D या 4D से 5D की तरफ आते तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, सही बात है। तो भाई ऊपर से साइज बढ़ रही है, तो ऐसा तो स्कैंडियम में हो रहा है, लेकिन टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम तक आते आते पहले तो साइज बढ़ती है, लेकिन इन दोनों की साइज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। भाई ये चमत्कार कैसे हो रहा है, जहां बढ़नी चाहिए थी वहां पे क्या हो रही है, बराबर। इसका मतलब इसको जितना बढ़ना चाहिए था वो उतना बढ़ नहीं पाया। इसका रीजन क्या है, रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो वापस से समझा देता हूं मैं कि ये इफेक्ट क्यों लगा, मैं अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, है ना। वापस से सुना कि जब हम स्कैंडियम, सीट्रियम, इट्रियम से लेंथेन जाते तो साइज बढ़ती है, लेकिन टाइटेनियम से जिरकोनियम जाते तो साइज बढ़ती है, लेकिन जिरकोनियम जैसे हाफनियम जाते तो साइज क्या जाती है, बराबर। क्यों जाती है, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। समझ में आ गई बात, ठीक है यहां तक। चलो ये तो रीजन हो गया भाई क्यों होता है। अभी लेंथेनाइट संकुचन ही क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। देखो इसको मैं साफ करता हूं, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, जिरकोनियम हाफनियम साइज बराबर क्यों होती है, क्यों हो जाती है, क्या बोलोगे, लेंथेनाइट संकुचन कारण होती है। अब वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो मैं इसको हटा दूं, चलो चलो हम यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं या आकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने आपको दो इफेक्ट पढ़ाए थे, याद करो कौन कौन से, बड़ा भाई और छोटा भाई, याद आ रहा कुछ। एक तो पढ़ाया था जेड इफेक्टिव और एक कौन सा पढ़ाया था, सिल्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्ट समझते हो ना, प्रभावी नाभिकीय अवस्था, और ये क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज या आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, और सिल्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको मैंने पहले समझा दिया था। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हो गया, साइज को वेरी करने वाले दो फैक्टर है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सिल्डिंग इफेक्ट या परीक्षण प्रभाव बढ़ता है तो साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या भाई ये क्यों बताया, इसका रीजन है, देखो समझ में आ गई बात। ठीक, अब एक बात तो सभी लोग जानते हो, मैं लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूं तो मैं 4F की बात कर रहा हूं। इसमें कहां से कहां होता है, सीरियम से लेके लुटेशियम तक। मैं एलिमेंट सारे लिख रहा हूं। देखो होता क्या है, एक बात तो आप जानते हो कि सीरियम से लेके लुटेशियम तक सीरियम का नंबर कितना होता है, 58 होता है। इसका कितना होता है, 71 होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो जब हम इधर की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं, तो आप जानते हो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कौन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। सही बात है ना, ये ऐसा होता है, बता रखा मैंने। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इधर से इधर जाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज क्या कर देगा, कम कर दे। लेकिन एक बात और भाई, इधर से इधर जाने पे सिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, अब सिल्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनर्ट में इलेक्ट्रॉन आता है। देखो मैं बताया था आपको, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, आसपास इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल, ये कौन सा, आउटर ऑर्बिटल। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इनर में आते हैं। तो ये आउटर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है और साइज बढ़ जाती है। तो एट अ टाइम सिल्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, यहाँ बढ़ता है,
जो साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो तुम एक चीज देख रहे हो, जब मैं सीरियम से रोटेशन तक जा रहा हूं तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर कौन सा काम कर रहा है, जेड इफेक्टिव का, जो साइज को बोलता है कम कर दे। शिल्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, नहीं भाई मैं भी बढ़ रहा हूं, मैं तो साइज बढ़ाऊं। तो भाई दोनों में से बात एक की मानी जाएगी। अब किसकी बात मानेगी, वही वाली बात, घर में दो भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई पैसा कमाता है और छोटा भाई पैसे नहीं कमाता है, किसी घर में बात मानी जाएगी, बड़े भाई की। तो यहाँ पे बड़ा भाई कौन हो गया, जेड इफेक्टिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, परीक्षण प्रभाव से। तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या बोल रहा है, साइज को क्या करो भैया, कम कर दो, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। समझ में आएगी बात, यही सब कुछ क्या कहलाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जब हम लैंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज कम होती चली जाती है, लेकिन इसी समय परीक्षण प्रभाव भी बढ़ता है जो साइज को बढ़ाता है। लेकिन दोनों में से ज्यादा प्रभावी कौन होता है, जेड इफेक्टिव। इसलिए ओवरऑल सीरियम से न्यूट्रिशन तक जाने पे साइज क्या होती है, कम हो जाती है। यही क्या कहलाता है, लैंथेनाइड संकुचन। और यही प्रभाव कहाँ लगता है, उस ब्लॉक में लगता है जो मैंने अभी आपको समझाया था। क्यों, हाफनियम की साइज बराबर हो जाती है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसा कि बताया था ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ला हफ्ता ये वाली, सॉरी ऊपर आएगा ला हफ्ता। तो देखो अब इस लेंथ कौन, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, साइज को कम कर रहा है। अब देखो जेड इफेक्ट एक साथ यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 14 एलिमेंट आ गए, और इनका जेड इफेक्टिव आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। हाफनियम साइज जहां बढ़नी चाहिए थी वहां क्या कर देगा, ये कम कर देगा। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि जिरकोनियम हाफनियम की साइज लगभग समान क्यों होती है, कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि लैंथेनाइड के 14 एलिमेंट आ जाने के कारण जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी हाफनियम की उतनी नहीं बढ़ पाती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। ये लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है समझ गए, वापस सुन लो। सीरियम से रोटेशन जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगी, कम। शिल्डिंग का भी बढ़ता है तो साइज भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दोनों में किसकी बात मानोगे, ज्यादा प्रभावी कौन होता है, जेड इफेक्टिव होता है। इसलिए ओवरऑल साइज क्या हो जाती है, बाएं से दाएं जाने पे कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओवरऑल बात की जा रही है। ओवरऑल साइज क्या होती है, कम होती है बाएं से दाएं जाने पे, ओवरऑल। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश हो गया, कुछ छोटी मोटी चीजें बची हुई है तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप उसको नोट से पढ़ लेना। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं पूरे डी और एफ ब्लॉक के नोट्स दे दूंगा, तो आप आराम से उसको नोट कर लेना, उसको उतार लेना। समझ में आ गया सभी को बात, ठीक है। चलो अब देखो कल से काम करेंगे हम लोग। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब से हम 2 चैप्टर साथ में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर तो मतलब नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है, अब मैं साथ में ऑर्गेनिक वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको पहले नेम रिएक्शन सिखाऊंगा, रिएजेंट सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक नई कॉपी रखनी है, जिसमें सबसे पहले नेम रिएक्शन लिखोगे, उसको रोज याद करोगे। समझ में आ गई बात। और ये चैप्टर जो चल रहा है, कंटिन्यू चैप्टर चलते रहेंगे, उनके लिए आपको कॉपी, जो इस कॉपी में काम करो वही कॉपी रखना है। ऑर्गेनिक की एक नई कॉपी बना लेना, ठीक है, उसमें ही काम करना, उसमें ही नोट्स बनाना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन का जो ये वीडियो है वो कल या फिर परसों में आपको दे दूंगा। कम से कम 1.5 घंटे का या 2 घंटे का वीडियो रहेगा, तो उसको आपको देख के पूरे अच्छे से नोट्स बना के और आपको याद करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और देखो मेहनत करते रहो, बहुत इंजॉयमेंट हो चुका है, और रेगुलर वीडियो देखो, और देखो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, आज नहीं तो कल, तो साथ साथ में नोट्स बना लो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम, है मुझसे पढ़े हुए हो, ताकि पता तो चले देख रहे हो। देख देख के निकला मत करो, बता दिया करो मेरे को, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर फ्रेंड वगैरह हो तो उसको शेयर कर देना, ताकि उसको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और तुम्हें क्या बोले, चलो ठीक है।